हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शेखर गुप्ता और आप देख रहे हैं फिजिक्स संकल्पना। और आज के वीडियो में शुरू करने वाले हैं बच्चों समाकलन। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा अवकलन क्या होता है, कैसे अवकलन की सहायता से हमें विस्थापन, वेग और त्वरण के बारे में पढ़ते हैं। क्या हो अगर विस्थापन एक समय का फलन है, मतलब विस्थापन समय पर निर्भर करता है, तो हम वेग कैसे निकाल लेंगे, और वेग अगर समय पर निर्भर करता है तो त्वरण कैसे निकाल लेंगे। हमने देखा कि अगर विस्थापन समय पर निर्भर करता है तो अगर हम विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन कर दें, डिफरेंशिएशन कर दें, तो हमें वेग मिल जाता है। और इसी प्रकार अगर वेग समय पर निर्भर करता है और उसका डिफरेंशिएशन कर दिया जाए तो हमें मिल जाता है त्वरण। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं बच्चों समाकलन की। समाकलन क्या होता है, कैसे ये अवकलन से अलग है। समाकलन को इंग्लिश में इंटीग्रेशन बोलते हैं। ये समाकलन अवकलन से कैसे अलग है और कैसे हम इसका यूज करेंगे विस्थापन, वेग और त्वरण को पढ़ने में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली हेडिंग आप लगाएंगे आज के लिए समाकलन। इंग्लिश में बोलते हैं समाकलन को इंटीग्रेशन। मैं बच्चों इंटीग्रेशन वर्ड यूज करूंगा, आप भी कोशिश करना समझने की। क्या होता है समाकलन, एक बार लिख लेते हैं फिर आराम से समझेंगे। जब आप क्लास 12th का मैथ्स पढ़ते हैं तो वहाँ समाकलन की एक पूरी बुक है बच्चों अलग से, मतलब ये अब तो एक बुक होने लगी है तो उसका आधा पोर्शन किसका ही है, समाकलन का। तो वहाँ एक परिभाषा बताई जाती है, अवकलन के प्रतिलोम प्रक्रिया को समाकलन कहते हैं। समाकलन कहते हैं, या ये कहिए अवकलन की प्रतिलोम प्रक्रिया को समाकलन कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। मतलब अगर जो चीज़ें आप अवकलन में कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन में कर रहे हैं, उसका उल्टा कर दो तो आपको समाकलन मिल जाएगा। इसका मतलब क्या समझते हैं, आप सब जानते हैं बच्चों, अवकलन को प्रदर्शित करते हैं डी से, स्मॉल डी से। मैंने आपको पिछले वीडियो में डिटेल में पढ़ाया कि अवकलन का मतलब क्या है। अवकलन हमें बताता है कि कितना परिवर्तन हो रहा है, किसी एक चीज़ के बदलने पे दूसरा कितनी तेज़ी से बदल रहा है, उसको बोलते हैं अवकलन, मतलब परिवर्तन बताएगा। समाकलन को प्रदर्शित करते हैं बच्चों इस चिन्ह से। ये जो ऐसा चिन्ह मैंने बनाया है इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, ये किसको प्रदर्शित करता है, इंटीग्रेशन को। अब समझना कि इस लाइन का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। मान लीजिए बच्चों मेरे पास एक राशि है a और मैंने a का डिफरेंशिएशन कर दिया। मैंने a का क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन। किसके रिस्पेक्ट में किया, b के रिस्पेक्ट में किया। कल मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब है a का अवकलन b के सापेक्ष, a का अवकलन b के सापेक्ष, या अच्छे से बोलो कि b के सापेक्ष a का अवकलन। इंग्लिश में बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, डिफरेंशिएशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b। और मान लीजिए ये करने के बाद हमारे पास c आ गया है। जब मैंने a का डिफरेंशिएशन किया b के रिस्पेक्ट में तो मुझे c मिल गया बच्चों। ये हमने किया अवकलन। अब समाकलन क्या कहता है कि अगर आप c का इंटीग्रेशन कर दो, c का समाकलन कर दो, किसका, c का क्या कर दो, समाकलन, किसके रिस्पेक्ट में, b के रिस्पेक्ट में, तो आपको मिलेगा a। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरे पास एक राशि a है, a का डिफरेंशिएशन करने पर b के रिस्पेक्ट में c मिलता है, b के रिस्पेक्ट में a का अवकलन करने पर c मिलता है। तो अगर मैं इसका उल्टा कर दूं अब कि मैं c का इंटीग्रेशन कर दूं, c का इंटीग्रेशन कर दूं b के रिस्पेक्ट में, तो मुझे a मिल जाएगा। a का डिफरेंशिएशन करूंगा तो मिला c और c का इंटीग्रेशन करूंगा तो मिलेगा a। ध्यान ये रखना कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक ही चीज़ के रिस्पेक्ट में होनी चाहिए। जैसे यहाँ a का डिफरेंशिएशन b के रिस्पेक्ट में हुआ है, यहाँ c का इंटीग्रेशन भी b के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। तब हमें a का डिफरेंशिएशन करने पे अगर c मिलेगा तो c का इंटीग्रेशन करने पे हमें a मिल जाएगा। इसको बोलते हैं अवकलन की प्रतिलोम प्रक्रिया। जिस चीज़ का आपने डिफरेंशिएशन किया उससे हमें मिला c, a का डिफरेंशिएशन किया c मिला c, तो अगर आप c का इंटीग्रेशन कर दोगे तो आपको a मिल जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। बात समझ आई है क्या? थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं इसको और अच्छे से। मैंने कहा कि मान लीजिए आपने y का डिफरेंशिएशन किया x के रिस्पेक्ट में,
ये क्या है, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। और मैंने कहा हमें कैपिटल X मिल गया, क्या मिला, कैपिटल X, या ऐसा करते हैं कैपिटल Y मिल गया। क्या मिला, कैपिटल Y। जब मैंने y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में किया तो मुझे कैपिटल Y मिला। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ dy इक्वल्स टू y dx, मैंने इसको इधर लेता गया। अब मैंने किया दोनों तरफ इंटीग्रेशन, क्या किया, इंटीग्रेशन। दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ मैं आपको, ये है इंटीग्रेशन और ये है डिफरेंशिएशन। अभी मैंने आपको बताया कि जो इंटीग्रेशन है ये डिफरेंशिएशन का प्रतिलोम है, मतलब उल्टा है। अगर मैं आपको कहूँ 5 का उल्टा क्या होता है तो आप कहेंगे 1/5, 10 का उल्टा क्या होता है आप कहेंगे 1/10। तो जब मैं 5 को उसके प्रतिलोम मतलब उल्टे से गुणा करूंगा तो 1 आ जाएगा, जब मैं 10 को उसके उल्टे से गुणा करूंगा तो 1 आ जाएगा। इसी तरीके से मैं यहाँ आपको समझा सकता हूँ, समझाने की बात कह रहा हूँ कि जब मैं डिफरेंशिएशन को उसके उल्टे से गुणा करूंगा तो क्या दोनों मिलकर 1 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा खाली y और हम कहेंगे कि आया y dx। ध्यान से सुनना क्या बता रहा हूँ, मैंने y का डिफरेंशिएशन किया x के रिस्पेक्ट में, y का डिफरेंशिएशन किया x के रिस्पेक्ट में, मुझे मिला कैपिटल Y। लेकिन यहां ध्यान से देखो कि मैंने कैपिटल Y का क्या किया, इंटीग्रेशन, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो हमें मिला स्मॉल y। जब मैंने स्मॉल y का इंटीग्रेशन किया तो y मिला, सॉरी स्मॉल y का डिफरेंशिएशन किया तो मुझे कैपिटल Y मिला, कैपिटल Y का इंटीग्रेशन किया तो मुझे स्मॉल y मिला। इसलिए इसको बोलते हैं कि अवकलन प्रतिलोम प्रक्रिया है समाकलन की, या समाकलन अवकलन की प्रतिलोम प्रक्रिया है। क्या आपको ये बात समझ आ गई है? आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब मैं आपको ले चलता हूं उस चीज पे जो हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, त्वरण, वेग और विस्थापन, वेग और त्वरण। तो सबसे पहले लिखता हूं मैं यहां विस्थापन, फिर आता है बच्चों वेग और फिर आता है बच्चों त्वरण। और ध्यान ये रखना कि जो विस्थापन है s, ये जो वेग है v और ये जो त्वरण है a, ये सब समय पे निर्भर कर रहे हैं फिलहाल के लिए। मतलब ये हमारा विस्थापन एक फलन है समय का, हमारा वेग भी एक फलन है समय का, हमारा त्वरण भी एक फलन है समय का। फलन क्या होता है, जब कोई चीज़ दूसरे पे निर्भर करती है। वैसे तो मैथ्स में थोड़ा अलग चीज़ें हैं, फिजिक्स के लिए इतना ही समझना काफ़ी है कि अगर s समय पे निर्भर कर रहा है तो उसको बोल देंगे कि एक फलन है, v समय पे निर्भर कर रहा है, a समय पे निर्भर कर रहा है। अब अगर बच्चों मैंने अभी पिछले वीडियो में जो बताया कि अगर मैं विस्थापन का क्या कर दूं, डिफरेंशिएशन, क्या कर दूं, डिफरेंशिएशन, तो हमें वेग मिल जाएगा, और वेग का डिफरेंशिएशन कर दो तो मुझे मिल जाएगा त्वरण। ध्यान दो, ये जो डिफरेंशिएशन करना है ये किसके रिस्पेक्ट में करना है, समय के। यहाँ भी जो डिफरेंशिएशन करना है वो किसके रिस्पेक्ट में करना है, समय के। तो विस्थापन का डिफरेंशिएशन करने पे वेग मिल जाएगा, वेग का डिफरेंशिएशन करने पे त्वरण मिल जाएगा। लेकिन आज की कहानी कुछ और है जो हम पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं अब इसका उल्टा। मतलब अगर मुझे त्वरण दिया है, अगर मुझे त्वरण दिया है तो मैं उसका क्या करूँगा, इंटीग्रेशन। क्या करूँगा बच्चों, इंटीग्रेशन, तो मुझे मिल जाएगा वेग। और अगर वेग दिया है तो मैं कहूँगा इसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन, तो आपको क्या मिल जाएगा, विस्थापन। बताइए बात समझ आई है क्या? क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ। हो सकता है आपको इरिटेशन हो जाए कि भाई ये बार बार एक ही चीज़ मैं बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास 3 चीज़ें हैं, विस्थापन, वेग और त्वरण, और तीनों समय पे निर्भर करते हैं। समय पे निर्भर करते मतलब जब इक्वेशन लिखेंगे तो विस्थापन की इक्वेशन में समय आएगा, वेग की इक्वेशन में भी समय आएगा, त्वरण की इक्वेशन में भी समय आएगा। मतलब तीनों समय पे निर्भर कर रहे हैं। तो मैंने कहा अगर विस्थापन है और मुझे वेग निकालना है तो मुझे आगे की दिशा में बढ़ना है, विस्थापन से वेग, वेग से त्वरण। विस्थापन दिया है, वेग निकालना है, डिफरेंशिएशन करो। वेग दिया है, त्वरण निकालना है, डिफरेंशिएशन करो। आगे जाने के लिए डिफरेंशिएशन करो, वापस आने के लिए इंटीग्रेशन करो, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस है, उल्टी प्रक्रिया है। जो चीज़ आपने डिफरेंशिएशन में की उसका उल्टा कर दो तो आपको इंटीग्रेशन मिल जाएगा। बात समझ आ रही है? अगर मैं कहूँ कि विस्थापन का डिफरेंशिएशन करके क्या मिल रहा है, वेग, तो वेग का इंटीग्रेशन करके हमें उल्टा मिल जाएगा, मतलब
विस्थापन मिल जाएगा। मैंने कहा वेग का डिफरेंशिएशन करने पे क्या मिल रहा है, त्वरण मिल रहा है, तो त्वरण का इंटीग्रेशन कर दो तो आपको वेग मिल जाएगा। तो बच्चों की ध्यान रखना या लिख लेना अपने नोट्स में कि अगर हमें आगे की दिशा में बढ़ना है, आगे की दिशा में बढ़ना मतलब विस्थापन से वेग, वेग से त्वरण, तो हमें करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। लेकिन पीछे की दिशा में आना है मतलब त्वरण से वेग और वेग से विस्थापन, तो हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। और मैंने अभी आपको लिख के दिखाया, क्या लिख के दिखाया एक बार से इसको नोट कर लेना, मैं इसको उठा रहा हूं बच्चों, कि अगर मैं y का डिफरेंशिएशन करूं x के रिस्पेक्ट में, तो मुझे अगर कैपिटल Y मिलता है तो मैं इसको लिख सकता हूं dy बराबर y dx, ये इधर चला गया, दोनों तरफ मैंने किया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इस डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, तो मैं कह सकता हूँ एक दूसरे को खत्म कर देंगे, तो यहाँ मिल जाएगा y और यहाँ मिलेगा y dx। इसको अपने दिमाग में डालना, छोटे y का डिफरेंशिएशन किया, बड़ा y मिला, बड़े y का इंटीग्रेशन किया तो छोटा y मिला, उल्टा प्रोसेस हो गया। ध्यान देना है कि डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हुआ है, x के, तो इंटीग्रेशन भी किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में हो गया। उम्मीद है ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं लगी होगी आपको समझ आ गया होगा। मैं फिर से ही लिख के दिखाता हूँ। मान लीजिए मुझे इंटीग्रेशन करना है इसका, तो मैं इसको क्या पढ़ूंगा, ये इंटीग्रेशन है, जैसे मैं कल लिख रहा था ना dy बाई डी एक्स, तो आप इसको पढ़ते थे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, y का x के सापेक्ष अवकलन, तो ये क्या पढ़ा जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, y का x के सापेक्ष समाकलन, इस लिख देता हूँ यहाँ y का x के सापेक्ष अवकलन, सॉरी अवकलन नहीं है, समाकलन है, इंटीग्रेशन y का x के सापेक्ष समाकलन, और ये क्या है, y का x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, बात समझ आ गई हमें। हमने कहा, मैंने पूछा आपसे बताओ कि भाई समाकलन क्या होता है, तो आपने एकदम से कहा अवकलन का उल्टा प्रोसेस, इनवर्स प्रोसेस समाकलन कहलाता है। अगर मैं एक चीज़ का डिफरेंशिएशन करके दूसरी चीज़ ले आऊँगा, तो मैं दूसरी चीज़ का इंटीग्रेशन करके पहली चीज़ लेके आ सकता हूँ, इसको बोलते हैं इनवर्स प्रोसेस। मैंने विस्थापन का डिफरेंशिएशन किया, वेग मिल गया, वेग का डिफरेंशिएशन किया, त्वरण मिल गया, वापस आऊँगा तो मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। आपको ध्यान रखना है, आगे जाते हुए डिफरेंशिएशन, पीछे आते हुए इंटीग्रेशन, आगे जाते हुए डिफरेंशिएशन, पीछे आते हुए इंटीग्रेशन। आगे चलना मैंने बता दिया, विस्थापन, वेग, त्वरण, पीछे आना, त्वरण से वेग और वेग से विस्थापन। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब मैं जैसे कल मैंने आपको कुछ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला बताए थे, आज मैं बताऊंगा आपको इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूला। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला वही जैसे हमने कल भी बच्चों लिखा था, x की पावर n का डिफरेंशिएशन। यहाँ मैं डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले साथ के साथ लिख के चलता हूँ। x की पावर n का डिफरेंशिएशन, आपने कहा था कि जो पावर है वो आगे आ जाएगी और x की पावर 1 कम हो जाएगी, मतलब n-1 हो जाएगी, पढ़ा था हमने। अब मुझे इसका करना है इंटीग्रेशन, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ध्यान से सुनो, किसका इंटीग्रेशन करना है, x की पावर n का, किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के। डिफरेंशिएशन में ये हो रहा था कि जो पावर है वो आगे आ जाती थी और पावर 1 कम हो जाती थी। ध्यान से सुनना, पावर आगे आ जाती थी और ऊपर 1 कम हो जाती थी, किसमें, डिफरेंशिएशन में। लेकिन इंटीग्रेशन तो इसका उल्टा है। अब इंटीग्रेशन क्या कहेगा कि अच्छा वहां पहले पावर आगे आई है और बाद में पावर 1 कम हुई है, तो यहाँ क्या होगा कि यहाँ पहले पावर 1 ज़्यादा हो जाएगी और उस पावर को नीचे लिखेंगे। बिल्कुल उल्टा प्रोसेस है, समझने की कोशिश करना। यहाँ पावर पहले आगे आई है और ऊपर पावर 1 कम हो गई है। ये कह रहा है कि यहाँ आप पावर को पहले 1 ज़्यादा करो और यहाँ आगे लेके गए थे, यहाँ डिवाइड में लेके जाओ, मतलब n+1, और साथ में बच्चों जोड़ा जाएगा यहाँ एक नियतांक। ये क्या है, एक नियतांक, इसको बोलते हैं समाकल नियतांक। क्या बोलते हैं, समाकल नियतांक। क्यों आया है, कैसे आया है, अभी टेंशन नहीं लेनी, अभी मैं बता दूंगा कि मैंने क्यों लिखा है। पहले मुझे फॉर्मूला बताने दो, अगर अभी नहीं लिखना तो मैं इसको छोड़ दूँ, बाकी सब बाद में हर जगह हमको c ऐड करना पड़ेगा, नियतांक ऐड करना पड़ेगा जब हम इंटीग्रेशन करेंगे। x की पावर n का, बच्चे दिक्कत क्या करते हैं
कि भी फॉर्मूला तो दोनों याद होते हैं उनको, डिफरेंशिएशन का भी इंटीग्रेशन का भी, लेकिन मिक्स कर देते हैं। जहाँ डिफरेंशिएशन का बताना है वहाँ इंटीग्रेशन का बता देंगे, जहाँ इंटीग्रेशन का बताना है वहाँ डिफरेंशिएशन का बता देंगे। मैं आपको पूछूं कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप ध्यान रखना x की पावर n का डिफरेंशिएशन, पावर आगे आएगी और ऊपर पावर कम हो जाएगी। x की पावर 5 का क्या होगा, 5x की घात 4, पावर आगे आ गई और ऊपर हो गई एक कम। इंटीग्रेशन में इसका उल्टा करना है कि पावर को एक ज़्यादा करना है। x की पावर 5 का क्या होगा, x की पावर 6, वो पावर 6 अब आगे नहीं लेके जानी, वो नीचे लिखनी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दूसरा, अगर मुझे बच्चों एक नियतांक मेरे पास c है, इस c का इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में। कल मैंने कहा था कि अगर मुझे एक नियतांक c का डिफरेंशिएशन करना है तो उसका होता है 0। किसी भी नियतांक का जो अकेला है उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। क्या कुछ ऐसा भी यहाँ होगा इंटीग्रेशन में भी कि ये d0 हो जाएगा, तो बच्चों इसका होगा, आप ध्यान रखना कि ये c जो का तो रहेगा। और चलो इससे पहले ना मैं एक दूसरा बताता हूँ आपको, फिर ज़्यादा समझ आएगा ये। मैंने कहा कि अगर मुझे 1 का इंटीग्रेशन करना हो x के रिस्पेक्ट में, 1 का इंटीग्रेशन, या ये कहिए मुझे यहाँ कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, खाली सीधा ये लिख दिया कि इंटीग्रेशन dx क्या होगा, तो मैंने कहा कि मान लेते हैं यहाँ 1 है। क्या मैं बच्चों 1 को x की पावर 0 लिख सकता हूँ? कल ही तो हमने पढ़ा कि किसी भी चीज़ की पावर 0 1 हो जाती है। तो मैंने कहा यहाँ 1 है तो 1 को क्या लिखा, x की पावर 0। अब इंटीग्रेशन करते हुए हमें ये पता कर है कि जितनी भी पावर है उसमें 1 ऐड कर दो, 0 में 1 ऐड करेंगे, इसको ही नीचे लिख देंगे। ये कितना आ जाएगा, x की पावर 1/1, जिसको मैं क्या ही लिख दूंगा, x। तो आपको एक बात समझ आई, क्या समझ आई, कि अगर मैं 1 का इंटीग्रेशन करूं x के रिस्पेक्ट में तो x आ जाएगा, अगर मैं 1 का इंटीग्रेशन करूं y के रिस्पेक्ट में तो y आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन करूं z के रिस्पेक्ट में z आ जाएगा। या ये कहिए कि मैं इसको 1 को यहाँ से हटा ही दूं और मैं खाली यहाँ क्या लिख के दे दूं, तो यह आ जाएगा इंटीग्रेशन dx x, मतलब dx का इंटीग्रेशन x होगा। सच में हम 1 का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ध्यान सुनो, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x। अगर मैं यहाँ खाली dy लिख दूंगा तो ये आ जाएगा y, अगर मैं यहाँ dz लिख दूंगा तो ये आ जाएगा z, अगर मैं यहाँ dl लिख दूंगा तो ये आ जाएगा l, अगर मैं यहाँ dm लिख दूंगा तो ये आ जाएगा m। मतलब जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं वही हो जाएगा। x के रिस्पेक्ट में है तो x आ जाएगा, y के रिस्पेक्ट में तो y, z के रिस्पेक्ट में तो z, l के रिस्पेक्ट में तो l, m के रिस्पेक्ट में तो m। लेकिन कब, जब यहाँ कुछ ना हो या एक हो। ना कुछ होने का मतलब क्या है, एक है, ठीक है। तो हमने कहा कि भाई अगर मुझे dx का इंटीग्रेशन करना, मैंने समझा दिया पूरा, आप उसको नोट करना, तो dx का इंटीग्रेशन होगा x, कितना हो जाएगा, x। अब मैं आपको कहूँ कि अगर मेरे पास एक कांस्टेंट है c और साथ में है dx, तो इसका क्या इंटीग्रेशन होगा, तो आप कहोगे c को बाहर लिखो, अंदर बचा dx, और अभी मैंने पढ़ा है कि dx का क्या होता है, x, तो इसका आंसर आ जाएगा cx। मतलब जो कांस्टेंट होते हैं ना वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशिएशन में भी कांस्टेंट बाहर आ जाते हैं अगर मैं अकेले ना हो। अगर अकेले हैं तो डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का कितना हो जाता है, 0। मैंने कहा कि बताओ e की पावर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x। कल मैंने आपको e की पावर x का डिफरेंशिएशन बताया था, कितना आया था, e की पावर x। आज हमने पढ़ा e की पावर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो आपने कहा e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है। मतलब e की पावर x का डिफरेंशिएशन करो चाहे इंटीग्रेशन करो, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर हमने कहा इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, देखो इसका मतलब साइन x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। कल मैंने आपको साइन x का डिफरेंशिएट याद किए होंगे तो आपको याद होने चाहिए, पढ़े थे तो याद होने चाहिए। साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, cos x का इंटीग्रेशन होता है साइन x। ध्यान से सुनना, जब मैं कह रहा हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x क्या होता है, cos x। तो जब मैं cos x का इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे sin x मिलना चाहिए। हमने पढ़ा है इनवर्स प्रोसेस, a का डिफरेंशिएशन करके b आया तो b का इंटीग्रेशन करके क्या आएगा, a आएगा। ऐसे ही जब मैं sin x का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो cos x आ रहा है, तो cos x का इंटीग्रेशन करने पे sin x आना चाहिए। दूसरा मैंने आपको बताया था कि cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x,
तो इसका मतलब जब मैं माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे कोस एक्स मिलना चाहिए, और अगर मैं इस माइनस को इधर ले आऊँ तो ये इसका मतलब है कि अगर मैं साइन एक्स का इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे मिलेगा माइनस कोस एक्स। ध्यान रखना बच्चों, और कोस एक्स का इंटीग्रेशन होता है प्लस साइन एक्स। आपके लिए इतने ही काफ़ी हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो आपके लिए पहला, दूसरा और ये तीसरा है। बाकी की तो ज़्यादा ज़रूरत हमें फिजिक्स में पड़ती है, ऐसा नहीं है पड़ती नहीं है, लेकिन जब भी पड़ेगी वहाँ हमें बता दिया जाएगा कि इसको याद करना है, याद ही करना है। आए कहाँ से है इसकी ज़्यादा टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैं हटा रहा हूँ, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर इसमें कोई मुश्किल है तो आप मुझे बताएंगे एक बार कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आई, फिर उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, वरना फिर आप ये वीडियो एक बार और घुमा के देख लेंगे। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं समाकलन। मैंने कहा समाकलन क्या है, आपने कहा समाकलन अवकलन का उल्टा प्रोसेस है, इन्वर्स प्रोसेस है, प्रतिलोम प्रक्रिया है। प्रतिलोम प्रक्रिया से बच्चों आप क्या समझ रहे हैं, ऐसे समझो कि जब मैं विस्थापन का अवकलन करता हूँ, डिफरेंशिएशन करता हूँ तो मुझे वेग मिलता है। तो अगर मैं वेग का इंटीग्रेशन करूँगा, वेग का इंटीग्रेशन करूँगा तो मुझे विस्थापन मिलेगा। a का डिफरेंशिएशन करने पे b मिलता है तो b का इंटीग्रेशन करने पे a मिलेगा। इस ये मतलब है प्रतिलोम प्रक्रिया, उल्टा प्रक्रिया है। तो तीन चीज़ें हमारे सामने हैं। पहला विस्थापन, वेग, त्वरण। वेग का अवकलन करो वेग मिलेगा, सॉरी विस्थापन का अवकलन करो वेग मिलेगा, वेग का भी अवकलन करो हमें त्वरण मिलेगा। उल्टा कर दो, त्वरण का इंटीग्रेशन करो समाकलन, वेग मिलेगा, वेग का समाकलन करो हमें विस्थापन मिल जाएगा। ये सारी बातें थी बच्चों समाकलन के बारे में। मैंने कुछ आपको फॉर्मूला बताए। सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं आपको कहूँ, अब मैं कुछ दो चार क्वेश्चन कराता हूँ पहले इंटीग्रेशन पे। मैंने कहा बताओ x की घात 8 का इंटीग्रेशन करो। आपने कहा इंटीग्रेशन। अच्छा बच्चों एक और बात बता दो, इंटीग्रेशन जो इंग्लिश का वर्ड है इसका मतलब होता है ये इंटरजेटिव वर्ड से बना है, इंटरजेटिव से, एकता से। मतलब इंटीग्रेशन का काम है छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ देना। इंटीग्रेशन का क्या काम है, छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ देना। डिफरेंशिएशन का काम क्या है, अंतर बताना, छोटी छोटी चीज़ों में अंतर बताना या छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना। अब समाकलन का मतलब है उन छोटे छोटे हिस्सों को जोड़ देना। समझ आई बात। डिफरेंशिएशन का मतलब है छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देना। इंटीग्रेशन का काम है उनको बड़े हिस्सों में, छोटे छोटे हिस्सों को जोड़ के बड़ा हिस्सा बना देना। तो आप ध्यान रखेंगे इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ देना। तो यहाँ x की पावर हो जाएगी 9 और नीचे लिखेंगे आप 9। अगर मैं x की पावर 8 का डिफरेंशिएशन आपसे कराता तो आप कहते पावर आगे आ जाएगी, ऊपर हो जाएगी एक कम। मैंने कहा x की पावर -7 का करना, आपने कहा x की पावर -7 में 1 जोड़ दो, -6 हो जाएगा, -7 + 1 और नीचे यही लिखा जाएगा। मैंने कहा 1/x² का करो, तो आपने कहा पहले तो इसको ऊपर लेके आओ, x² है, ऊपर जाके x की घात -2 बनेगा, यहाँ लिखा जाएगा dx, पावर हो जाएगी ऐड, x की पावर -2 में 1 ऐड करेंगे, -1/-1, ये आ गया। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं कि मैं ऐसा करेंगे x की पावर 10 और यहाँ लिख लेंगे dx, में क्या करेंगे ये कर देंगे। क्या ये गलत है? नहीं, ये तो सही है। लेकिन मैं यहाँ भी इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे। बच्चों अगर आपने एक बार इंटीग्रेशन कर दिया तो आपको ये इंटीग्रेशन का साइन दोबारा नहीं लगाना है। इंटीग्रेशन करने के बाद इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगना चाहिए, ये ध्यान देना आपको। मैंने बच्चों बताया था कि जब भी आप इंटीग्रेशन करेंगे साथ में एक कॉन्स्टेंट हमें जोड़ना पड़ेगा। इसको बोलते हैं समाकल नियतांक, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्यों जोड़ते हैं आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा कि आप x² का डिफरेंशिएशन करो। आपने कहा आसान है, पावर 2 है, आगे आ जाएगी, 2x बचा। हमने कहा ठीक है। मैंने कहा अच्छा इसका डिफरेंशिएशन करो, x² + 3 का। आपने कहा अच्छा ये तो आसान है, पावर 2 है, आगे आ गई, ऊपर बची 1 और ये 3 कांस्टेंट है, ये अलग है तो नियतांक का 0 हो जाता है, तो इसका आंसर आ गया 2x। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा एक और करके दिखाओ। मैंने कहा आप करो x की पावर 2 + 5। आपने कहा x की पावर 2 आगे आ जाएगा, ऊपर बचेगी 1 का पावर कम हो जाएगी और 5 का हो जाएगा 0, तो यह आ जाएगा 2x। आपने क्या देखा कि आप चाहे x² का करो डिफरेंशिएशन, x² + 3 का करो, x² + 5 का करो,
एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5 सबका डिफ्रेंशिएशन सेम आ रहा है, 2x आ रहा है। क्या आ रहा है? 2x। बात समझ आई? मैंने 3 अलग अलग चीज़ों का डिफ्रेंशिएशन कराया, तीनों का आंसर सेम आया। अगर मैं अब आपसे कहूँ कि इन तीनों का इंटीग्रेशन करो, किनका? इसका 2x का, ऐसे। तो भाई अब मैंने आपको बताया कि अगर इसका डिफरेंशिएशन ये आया है तो इसका इंटीग्रेशन करके ये आना चाहिए, उल्टा प्रोसेस है। इसका डिफरेंशिएशन करके ये आया है तो इसका इंटीग्रेशन करके ये आना चाहिए। तो मैं देख रहा हूँ कि 2x का जब मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो आंसर कितना आएगा? आपने कहा 2 जो कांस्टेंट है झुका तो रहेगा, अभी सिखाया मैंने आपको। x की पावर 1 है, 1 में 1 और ऐड कर देंगे 2/2, 2 से 2 गए, ये आ गया x स्क्वायर। सही आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करके 2x आया, 2x का इंटीग्रेशन करके एक्स स्क्वायर आ गया। यही तो मैंने पढ़ाया कि इन्वर्स प्रोसेस होता है। लेकिन दिक्कत आई बच्चों यहाँ कि जब मैं 2x का, इस वाले 2x का इंटीग्रेशन करूँगा, क्या करूँगा? इंटीग्रेशन, ये फिर से एक्स स्क्वायर आएगा, लेकिन यहाँ प्लस 3 है। इस वाले 2x का मैं फिर से इंटीग्रेशन करूँगा तो मेरे पास एक्स स्क्वायर ही आएगा, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। मतलब यहाँ प्लस में कुछ छूट गया है। हो सकता है माइनस होता, माइनस भी हो सकता है, यहाँ भी प्लस में कुछ छूटा और यहाँ तो कुछ छूटा नहीं है। तो क्या मैं इसको 0 लिख सकता हूँ? जब यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 3 है तो यहाँ प्लस 3 लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है तो यहाँ 5 लिख दूंगा। इसलिए बच्चों ये कहा जाता है कि जब आप किसी फंक्शन का, ये फंक्शन है, इंटीग्रेशन करें तो यहाँ बहुत सारी वैल्यू आ सकती हैं, बहुत सारी। 0 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया। मैं तो 3 कराया आपको, मैं 1000 करूँगा तो यहाँ अलग अलग 1000 वैल्यू आ सकती हैं। इसलिए वे कहते हैं कि आप यहाँ हमेशा एक नियतांक जोड़ दो और उस नियतांक की का मान इस बात पे निर्भर करेगा कि हमने ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक किया है। बात समझ आए? थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा। मैं कह रहा हूँ कि जब भी हम इंटीग्रेशन करें तो हमें साथ में एक कांस्टेंट जोड़ना चाहिए। इस कांस्टेंट को समाकल नियतांक कहते हैं और इस नियतांक का मान अलग अलग हो सकता है और वो इस बात पे निर्भर करेगा कि ये इंटीग्रेशन कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ तक होगा। अब ये इंटीग्रेशन कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ खत्म होगा, इसका क्या मतलब है? ये आपने बिल्कुल नई सी बात सुनी होगी। मैंने आपको बताया इंटीग्रेशन का मतलब है जोड़ देना, चीज़ों को जोड़ देना। छोटी छोटी चीज़ें थी, हमने उनको जोड़ दिया, बड़ा बना दिया, ये काम है इंटीग्रेशन का। अब मैं कहीं ना कहीं से तो जोड़ना शुरू करूँगा बच्चों। मान लीजिए मैं एक रास्ते पे चलना शुरू करूँ यहाँ से और मैं इस रास्ते को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दूँ। जब मैं इन छोटे छोटे हिस्सों को जोड़ दूंगा तो मुझे पूरा रास्ता मिल जाएगा। मान लीजिए मैंने ए से चलना शुरू किया और मैं कहाँ तक पहुँचा? बी तक। तो मैं कहूँगा कि मैंने जो जोड़ना शुरू किया, ये ए से जोड़ना शुरू किया और बी तक मैंने जोड़ा, और जोड़ने को ही इंटीग्रेशन बोलते हैं। इसलिए हम कहते हैं इंटीग्रेशन ए से शुरू हुआ है और बी तक ख़त्म होगा। लेकिन अगर मैं कहीं से भी बीच के रास्ते में रुक जाता तो मैं कहता हूँ ए से कहाँ तक होगा? सी तक। अगर मैं कहीं एक्स पे रुक जाता तो आप कहेंगे ए से एक्स तक, या एक्स से शुरू करूँ सी तक जाऊँ तो कहेंगे एक्स से सी तक। इनको बोलते हैं कि इंटीग्रेशन ए से शुरू किया है बी तक खत्म होगा, ए एक्स से शुरू किया है सी पे खत्म होगा। मान लीजिए मैंने कहा कि ए से शुरू हुआ है तो मैं यहाँ ए लिख दूंगा, खत्म कहाँ होगा? बी। नीचे की तरफ ए लिखूंगा, ऊपर की तरफ बी लिखूंगा। या ये कहिए, अगर मैं ये कह दूं कि मैंने ये इंटीग्रेशन 4 से शुरू किया और 5 पे ख़त्म कर दूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा। 8 से शुरू किया 12 पे ख़त्म कर दूंगा, -2 से शुरू किया 5 पे ख़त्म कर दूंगा। तो ये जो c की वैल्यू है ये इन दो पे निर्भर करेगा कि ये कितना आएगा। ये c की वैल्यू इन पे निर्भर करेगा, ये c की वैल्यू इन पे निर्भर करेगा। बच्चों ये जो मैंने नंबर लिखे हैं ये नीचे की तरफ, इनको बोलते हैं लिमिट्स। क्या बोलते हैं? लिमिट्स। जो नीचे की तरफ लिखा है उसको बोलते हैं लोअर लिमिट, क्योंकि वो नीचे की तरफ है, लोअर जगह है तो लोअर लिमिट बोलेंगे। और जो ऊपर की तरफ लिखा है उसको बोलेंगे अपर लिमिट। लोअर लिमिट और अपर लिमिट। जो नीचे की तरफ है, जहाँ से इंटीग्रेशन करना शुरू करेंगे उसको बोलेंगे लोअर लिमिट, जहाँ तक इंटीग्रेशन होगा उसको बोलेंगे अपर लिमिट। क्या बात समझ आई? क्या बताया मैंने आपको कि जब भी हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करने के बाद उस साइन को हटा लेंगे इंटीग्रेशन के और साथ में जोड़ देंगे एक नियतांक। उस नियतांक को समाकल नियतांक कहते हैं। उसको जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी, मैंने वो समझाने की कोशिश आपको की। इस कांस्टेंट का मान इस बात पर निर्भर करेगा कि समाकलन कहाँ से शुरू होकर कहाँ खत्म होगा। जहाँ से शुरू होगा उसको बोलते हैं लोअर लिमिट, नीचे की तरफ लिखते हैं, और जहाँ खत्म होगा उसको बोलते हैं अपर लिमिट।
ठीक है। अब मैं 1-2 क्वेश्चन आपको लिमिट वाले भी कराता हूँ, ठीक है, सुनना बात। मैंने कहा इंटीग्रेशन करो x की घात 7 का, और हमारा जो इंटीग्रेशन है वो 1 से शुरू होके कहाँ तक गया, 2 तक। चलो छोटा करता हूँ, x की घात 2 का। किसका इंटीग्रेशन करना है, x की घात 2 का, 1 से शुरू करके 2 पे ख़त्म करना है। इसको बोलेंगे लोअर लिमिट, इसको बोलेंगे अपर लिमिट। आपने कहा बहुत आसान है। आपने क्या किया, पावर देखिए कितनी, 2, इंटीग्रेशन करते हुए ए पावर ऐड करते हैं 1, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, और नीचे भी कितना लिखा जाएगा, 3। साइन हटा दिया। अब साइन हटा दिया किसका, इंटीग्रेशन का। अब क्या मैं यहाँ प्लस सी करूँगा, आपकी मर्जी है, या ऐसा कीजिए प्लस सी ना करके आप यहाँ 1 लिखिए और यहाँ 2 लिखिए। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। अब आप क्या करेंगे, जो नियतांक है उसको बाहर निकाल लेंगे और x की जगह डाल लेंगे 2। जो x है उसकी जगह अपर लिमिट डाल लेंगे। अपर लिमिट कितनी है, 2, तो 2 की घात 3 हो जाएगा। ये हमने क्या किया, अपर लिमिट को डाला, बीच में लगाएंगे माइनस। अब x की जगह डालेंगे लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितनी है, 1, और 1 की पावर कितनी हो जाएगी, 3। ये वही लिखना है जो यहाँ लिखा हुआ है। 1/3, 2 की घात 3 होती है 8, 1 की घात 3 कितनी भी करो 1 ही रहेगी, आ जाएगा 7/3। ये मान आ गया बच्चों हमारा इंटीग्रेशन का। जब आप मैथ्स में पढ़ते हैं तो आपको बताया जाता है इंटीग्रेशन 2 तरीके के होते हैं, परिमित और अपरिमित। जब हमें पता हो कि इंटीग्रेशन कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ ख़त्म हुआ तो उसको बोलते हैं परिमित समाकलन, फाइनाइट इंटीग्रेशन। पता है कि यहाँ से यहाँ है, फाइनाइट है। जब नहीं पता है कि कहाँ से शुरू हुआ कहाँ ख़त्म हुआ उसको बोलते हैं इनफाइनाइट इंटीग्रेशन। बच्चों जब हमें लिमिट्स पता हो कहाँ से शुरू कहाँ ख़त्म होगा, तब हम ये कांस्टेंट नहीं ऐड करते, ये वाला, ठीक है। ये भले ही मैंने लिख के आपको दिखाया है, लेकिन मुझे ये लिखना नहीं चाहिए था, ठीक है। अगर मुझे ये लिमिट्स नहीं पता है तो मुझे कांस्टेंट ऐड करने की ज़रूरत है, और अगर मुझे लिमिट्स पता है तो मुझे यहाँ ये कांस्टेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये सी तब जोड़ा जाएगा जब हमें लिमिट्स का पता नहीं है। अगर लिमिट्स का पता है तो हम इन सी को लिखने की ज़रूरत नहीं है, तब मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है जी। चलिए अब मैं आपको वेग, विस्थापन और त्वरण पे लेके चलता हूँ, जिसके लिए हम ये सब पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद इस वीडियो को ख़त्म करेंगे और समाकलन हमारा हो जाएगा पूरा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अच्छा, क्वेश्चन करने से पहले मैं एक बार फिर से पूछ लेता हूँ, क्या मैं 3 चीज़ याद हैं आपको, कौन कौन सी? विस्थापन, वेग, त्वरण। विस्थापन, वेग, त्वरण। वेग, विस्थापन से वेग जाना है, क्या करोगे? डिफरेंशिएशन। वेग से त्वरण जाना है, क्या करोगे? डिफरेंशिएशन। वापस आना है, त्वरण से वेग पे आना है तो क्या करोगे? इंटीग्रेशन। वेग से विस्थापन पे आना है तो क्या करोगे? इंटीग्रेशन, ठीक है। अब सुनना पहला क्वेश्चन। एक कार का त्वरण निम्नलिखित समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। समीकरण लिख के दिया मैं, a बराबर 3t² प्लस 2t प्लस 5। इस कार का वेग t बराबर 2 सेकंड व t बराबर 3 सेकंड के बीच ज्ञात कीजिए। या थोड़ा अच्छे से ऐसे लिख लेंगे कि t बराबर 2 सेकंड में t बराबर 3 सेकंड के बीच इस कार का वेग ज्ञात कीजिए। समीकरण आपको दे दी। सबसे पहले ध्यान से ये देखेंगे। देखो अभी तो आपको पता है कि मैं समाकलन पढ़ा रहा हूँ, तो आपके दिमाग में बैठा रहेगा कि अच्छा ये समाकलन वाले क्वेश्चन है। लेकिन जब आपके सामने एकदम से रैंडमली कोई क्वेश्चन आएगा, कोई सवाल आएगा, तो आपको तो नहीं पता होगा, तो आपका देखना पड़ेगा। आप सबसे पहले चेक करेंगे दिया क्या है। आप देखेंगे त्वरण दिया है, त्वरण सबसे लास्ट वाला 3 नंबर का। निकालना क्या है? आप कहेंगे वेग निकालना है, मतलब दूसरे नंबर का निकालना है मुझे। तो मैंने सोचा यार त्वरण से वेग पे आना है तो मुझे आगे जाना है व पीछे आना है। आगे जाना पीछे आने का मतलब समझ रहे होंगे आप कि सबसे पहले विस्थापन के बाद आता है वेग के बाद आता है त्वरण। तो आपने कहा त्वरण से वेग पे जाना है, मतलब वापस जाना है, तो मुझे करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। तो जैसे ही आपने कहा
आपने सोचा यार मुझे त्वरण से क्या निकालना है, वेग, तो वेग क्या होता है, कैसे निकालते हैं वेग, त्वरण का क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। वेग निकालने के लिए त्वरण का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, किसके रिस्पेक्ट में, समय के रिस्पेक्ट में। देखो ध्यान से, अगर वेग निकालना है तो त्वरण का क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, किसके रिस्पेक्ट में, समय के। और ये इंटीग्रेशन कहाँ से शुरू होगा, 2 सेकंड से, कहाँ तक, 3 सेकंड तक। मतलब ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट है। बच्चों अगर आपको पिछली वीडियो ध्यान है तो आपको मैंने बताया था कि अगर आगे से पीछे से आगे की तरफ जाना, विस्थापन से वेग निकालना, वेग से त्वरण निकालना है तो डिफरेंशिएशन करते हैं। लेकिन वहाँ 2 समय नहीं होते थे, वहाँ एक समय होता था कि t बराबर 1 सेकंड पर, उसको तात्क्षणिक बोलते थे। जब 2 समय होते थे तो औसत निकाला जाता था। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ 2 ही समय दिए जाएंगे। यहाँ एक समय वाला कोई खेल नहीं है। आपको ये नहीं पूछा जा सकता कि t बराबर 3 सेकंड पे वेग निकाल लो। जब वापस आएंगे तो आपको 2 ही समय दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए आप वैल्यू डालो, 2 से कहाँ तक, 3 तक। a का मान रखो 3t² प्लस 2t प्लस 5, इसका करना है इंटीग्रेशन समय के रिस्पेक्ट में। आपने यहाँ लिखा v बराबर 3 क्या है, एक कांस्टेंट। मैंने बताया कि जब कांस्टेंट होता है उसको बाहर लिख लेते हैं। किसका इंटीग्रेशन करेंगे, t² का। t² का इंटीग्रेशन, पावर कितनी है 2, इसमें 1 ऐड कर देंगे 3/3 प्लस 2, t की पावर कितनी है 1 है, 1 और ऐड कर देंगे तो आ जाएगा t²/2 प्लस ये कांस्टेंट है, अकेला है 5 बाहर आ जाएगा तो इंटीग्रेशन खाली किसका करना पड़ेगा, dt का, मतलब 1 का करना पड़ेगा। यहाँ 1 लिख लूँगा और मैंने अभी जब फॉर्मूले लिखवाए तो समझाया था कि 1 आ जाएगा t। कहाँ से शुरू हुआ है, 2 से, कहाँ तक, 3 तक, 2 से 3, 2 से 3। या ऐसा भी कर सकता हूँ बच्चों कि मैं इन सब लिमिट्स को एक साथ ही पुट कर दूंगा, ऐसे लिख दूंगा 2 से 3। ये 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, तो ये आ गया t³ प्लस t² प्लस 5t। अब लिमिट डाल लेंगे 2 से 3 तक। पहले सब जगह t की जगह कितना डाल लेंगे, 3, क्योंकि ये लोअर लिमिट, अपर लिमिट है। t की जगह 3 डालो, 3/3, t की जगह 3 डालो, 3/2, t की जगह 3 डालो, 5×3। ये हमने डाली अपर लिमिट, ऊपर वाले। बीच में आता है माइनस, जब अपर लिमिट डाल देते हैं फिर माइनस आएगा, फिर उसके बाद डालेंगे लोअर लिमिट। अब हर जगह t की जगह 2 डाल लो, 2/3 प्लस 2/2 प्लस 5×2, 3/3 होता है बच्चों 27, 3/2 9, 5×3 15। ये यहाँ 2 इसकी स्क्वायर मत समझ लेना, ये लिमिट है। माइनस 2/3 8, 2/2 4, 5×2 10। हमने कहा ठीक है, जोड़ा 27 और 9 36 और 15 51, 8 और 4 12, 22, 31 में से 20 गए, 51 में से 20 गए 31, और ये आ गया 29 मीटर पर सेकंड। ये हमारी वेग है। वस्तु का वेग या कार का वेग 2 सेकंड और 3 सेकंड के बीच कितना रहा है, 29 मीटर पर सेकंड। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ये अगर मैं पूछूँ ये कौन सा वेग है, इससे ये बच्चों औसत वेग है। 2 सेकंड और 3 सेकंड के बीच कौन सा वेग है, ये औसत वेग है। यहाँ तात्क्षणिक वाली बात होने की नहीं है कि 1 सेकंड पे बताओ, ठीक है। तो इसलिए आप कह देंगे कि अगर हमें पीछे वापस आना है, त्वरण से वेग निकालना है, तो मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन और करते हैं कि जब हमें वेग दिया हो और विस्थापन निकालना हो, मैं लिख दूंगा इसको। यहाँ भी हम ऐसे कर लेते हैं, कार की जगह एक व्यक्ति कर लेते हैं। एक व्यक्ति का वेग निम्नलिखित समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उसने वेग लिखा, हमने कहा चलो कितना कर देते हैं, हमने कहा 5 t⁴ 3 t², या ऐसे कर लो, और यह आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड। इस व्यक्ति का t बराबर 1 सेकंड व t बराबर 3 सेकंड के बीच विस्थापन ज्ञात कीजिए। उसने कितनी दूरी इसमें चली, दूरी नहीं, विस्थापन कितना चला, बीच विस्थापन ज्ञात कीजिए। जैसे ही आपने ये सवाल पढ़ा तो आप जल्दी से चेक करेंगे कि दिया क्या है। आपने कहा भाई दिया तो वेग है, आपने कहा ठीक है, निकालना क्या है, हमने कहा निकालना हमें विस्थापन है।
आपने तीनों चीज़ों को दिमाग में दौड़ाया कि सबसे पहले विस्थापन आता है, फिर वेग आता है, मुझे वेग से विस्थापन निकालना है, वापस आना है, क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। मुझे विस्थापन निकालना है बच्चों, क्या निकालना है, विस्थापन। वापस आते टाइम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। किसका, जो दिया है, किसका, v का। हमने कहा ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, समय के। कहाँ से, 1 सेकंड से कहाँ तक, 3 सेकंड तक। ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। अच्छा एक बात और सुनना, जैसे मैं बोला कि जो दिया है उसका इंटीग्रेशन कर दो, इसमें ध्यान रखना है कि आपको टाप नहीं मारनी बच्चों। अगर ये सीधा त्वरण देता और हमें विस्थापन पूछ लेता तो ऐसा नहीं है कि हम सीधा इसका इंटीग्रेशन करके विस्थापन निकाल लेंगे। अगर त्वरण होता, त्वरण का पहले इंटीग्रेशन करके क्या आएगा, वेग आएगा, फिर वेग का इंटीग्रेशन करके विस्थापन आएगा। ध्यान रखना, v की वैल्यू डाल लो 1 से लेके 3, यह आ जाएगा 5t4 प्लस 6t2 प्लस 1। अगर आप चाहते हैं आप बहुत अच्छे से फिजिक्स को करें तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अपना अच्छा कर लेना बच्चों। s बराबर, ये 5 एक कांस्टेंट है, झुका तो रहेगा, t4 4 है तो 1 ऐड कर दो, 5/5। 6 एक कांस्टेंट है, झुका तो रहेगा, t2 है, 2 में 1 और ऐड करो, 3/3। जो पावर होते हैं वही नीचे लिखा जाता है। यहाँ कांस्टेंट अकेला है तो इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वही हो जाएगा जो t का हो, जो जिसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं। यहाँ 1 है तो यह आ जाएगा 1t, 2 होता तो 2t, 3 होता तो 3t, 4 होता तो 4t। यहाँ लिमिट डाल लेंगे 1 से कहाँ तक, 3 तक, 5 से 5 गया, 3 से 6 गया 2 बार, तो s आ गया बच्चों t5 प्लस 2t3 प्लस t, 1 से लेके 3 तक। अब हर जगह पहले 3 डाल लेंगे, अपर लिमिट 3/5, 3/3, 3, ये हमने डाल ली अपर लिमिट, माइनस t की जगह 1 डाल लो, 1/5 1 ही आ जाएगा, 1/3 1 गुणा 2 2 आ जाएगा, t की जगह 1 डाल लेंगे, 1 आ गया। 3/5 3 3 9 3 27 3 81 3 243 243, 3/3 3 3 9 3 27 दूनी 54, यह आ जाएगा 54 प्लस 3 और माइनस 1 और 1 2 और 2 4। अगर मैं 55 में से 4 हटा दूँ तो ये 50 बचेगा, 50 240 और 50 290 290 93 296, तो यह जाएगा 296 मीटर। मतलब इस व्यक्ति ने 1 सेकंड और 2 सेकंड 3 सेकंड के बीच 296 मीटर चला, अगर उसका वेग इस समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो बच्चों ये था आज की क्लास हमारे जिसमें हमने पढ़ा समाकलन। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था अवकलन, डिफरेंशिएशन पिछली क्लास में, इस क्लास में इंटीग्रेशन। हाँ एक चीज़ और, आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जो हमारा त्वरण होता है उसका सूत्र होता है बच्चों, पता नहीं कि मैं बार बार तुम्हें बताने की कोशिश करा, हो सकता है तुम्हें लगे कि हम एक ही चीज़ को बार बार रट रहे हैं। भाई रटना नहीं है, दिमाग में बैठाना बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहला आता है विस्थापन, फिर आता है वेग, फिर आता है त्वरण, एस वी और ए। मैंने आपको कहा कि अगर आप s का डिफरेंशिएशन कर दो, अवकलन कर दो, तो मिल जाएगा v, और v का भी अवकलन कर दो तो मिल जाएगा a। मतलब v का फॉर्मूला बनेगा ds/dt, ds/dt। a का फॉर्मूला बनेगा dv/dt। अब इसका उल्टा करो, अगर a दे रखा है और वापस आना है तो कर दो समाकलन, v दे रखा है विस्थापन चाहिए, फिर से कर दो समाकलन। मतलब v का फॉर्मूला बनेगा इंटीग्रेशन a dt। देखो v का फॉर्मूला ds/dt, ये v तब है जब s दिया हो, ये v तब है जब a दिया हो, मतलब वापस आना है इंटीग्रेशन। यहाँ s का फॉर्मूला बनेगा, समाकलन करना है किसका, वेग का, तो आ जाएगा v dt। ये बात समझ आ गई। अब मैं थोड़ी सी बात इस a की करूँगा त्वरण की, ध्यान से देख लो त्वरण का सूत्र क्या है, dv/dt। किसी वस्तु का जो त्वरण है बच्चों a, वो होता है dv/dt। लेकिन एक बात बताओ मुझे, अगर मैं इस इक्वेशन में ds से गुणा कर दूं और ds से भाग कर दूं, ds मतलब छोटा सा विस्थापन, s क्या होता है विस्थापन, v क्या होता है वेग, t क्या है समय, और d हमें बता रहा है छोटा सा। अगर मैंने ds से गुणा करी और ds से भाग की और मैं लिख दूं ds/dt ऐसे करके और dv/ds,
तो देखना ध्यान से, ये डी एस बटे डी टी क्या है? अभी आपने पढ़ा कि डी एस बटे डी टी होता है v, और इधर बना डी वी बटे डी एस। बच्चों ये भी एक त्वरण का सूत्र है जो कि बहुत काम आता है हमारे, जब हमें वेग दिया हो। क्या दिया हो? वेग, जो किस पे निर्भर करता है? s में। अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए मैंने उसमें आप सब देखेंगे कि जो भी v था, जो भी s था, जो भी a था, वे सब समय पे निर्भर करते थे। लेकिन मान लो अगर मैं कहूँ कि v जो है वो s है, एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 3, हमारे किसी वस्तु का वेग किसके पदों में दे रखा है? विस्थापन के। और आपको क्या दिया गया कि त्वरण निकाल लो। अब आप सोचते फिरोगे कि त्वरण तो dv बटे dt होता है, मतलब मुझे v का डिफरेंशिएशन करने का समय के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ तो समय है ही नहीं, यहाँ तो विस्थापन है। तो आपको बच्चों ये सूत्र लगाना है। सबसे पहले आप इस dv बटे ds को करेंगे, मतलब v का डिफरेंशिएशन s के रिस्पेक्ट में, v का डिफरेंशिएशन s के रिस्पेक्ट में। आप सब जानते हैं पावर 2 है, डिफरेंशिएशन करते हैं आगे चली जाएगी 2s, यहाँ 2, यहाँ पावर 1 है, 1 आगे आ जाएगा, पावर बचेगी 0, तो किसी की पावर 0 कितनी? 1, और अकेला कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो जाएगा 2s प्लस 2। या आपने dv बटे ds निकाला। क्या निकाला? dv बटे ds। लेकिन आपको निकालना है त्वरण, और त्वरण का फॉर्मूला ये लिख लेना अपने नोट्स में कि त्वरण ऐसे भी v dv बटे ds होता है। v के मान s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 3, और dv बटे ds का मान यह आ जाएगा 2s प्लस 2। ये हमने त्वरण निकाल दिया बच्चों। मतलब त्वरण का एक फॉर्मूला हो जाएगा dv बटे dt, जब हमें v दिया हो किसके पदों में? समय के। लेकिन अगर हमें v दे रखा है s के पदों में, विस्थापन के पदों में, तो फॉर्मूला लगेगा v dv बटे ds। और ये बड़े काम की चीज़ है, आगे आपको कहीं ना कहीं काम आ ही जाएगी। ठीक है, आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। उम्मीद है मैं आपको ये समझा पाया हूँ। थोड़ी बहुत अगर कहीं दिक्कत रही तो आप बता सकते हैं मुझे कि ये हमें समझ नहीं आया। और अगर फिर मतलब पहले अपने आप से करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक बार देख लेना, या किसी और की हेल्प लेके, जहाँ से भी आपको अच्छा लगे कि मैं और अच्छे समझ सकता हूँ, आप इसको अच्छे से कर लेना। मैंने पूरी कोशिश की है, हो सकता है थोड़ा बहुत कहीं डाउन रह गया हो तो आप उसको अच्छे से समझने की कोशिश कर लेना। ठीक है, आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।